गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन से, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो उसका नाम है संयोजन प्रक्रिया। संयोजन का मतलब क्या? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अलग अलग अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन की प्रक्रिया। मान लो मेरे पास एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, ये दोनों क्या हुए? आपस में जुड़ गए। तो ये जो चीज़ बनी, नई चीज़ बनी, उसे हम कहते हैं उत्पाद, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं संयोजन की प्रक्रिया। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे मोती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मोती क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और वो जब आपस में मिलकर मोती की माला बनाते हैं, एक नया उत्पादन करते हैं, माला बन गई। मोती पहले अलग अलग थे, लेकिन उसमें से क्या बन गई? माला। तो ये कहलाती है प्रक्रिया। बहुत सारे अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मोती मिलकर एक माला बनाते हैं, जुड़ जाते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। तो इस प्रक्रिया को हम संयोजन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? कार्बन अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, दोनों कैसे क्या हुई? आपस में जुड़ी, ठीक है। कार्बन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, लेकिन उनके जुड़ने से एक नया उत्पादन हुआ। क्या हुई? संयोजन का मतलब जुड़ना। मान लो आपके घर में आपकी मम्मी क्या कर रही है? लड्डू बनाना है। तो लड्डू बनाने के लिए पहले क्या होती है? बूंदी अलग अलग होती है, लेकिन उस बूंदी को क्या करती है? मिलाती है, तो उसमें से क्या बनता है? लड्डू। तो ठीक है, यहाँ पर भी संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग अभिकारों को आपस में जोड़ना और उसकी वजह से एक नए पदार्थ का निर्माण होना, उत्पादन होना। इस प्रक्रिया को हम संयोजन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O यानी जल का निर्माण होता है। और तीसरी अभिक्रिया आप सब जानते हो कि आपके घर में जो क्या लगती है? कलर करवाते हो, ठीक है। तो जो कलर करवाते हैं तो उसमें जिसका उपयोग होता है उसका होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब जब बुझे हुए चूने के अंदर हमने क्या मिलाया? पानी। तो बुझा हुआ चूना को हमारी रासायनिक विज्ञान में कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बुझा हुआ चूना का, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या मिलाया? पानी। हमने क्या किया? ऐड किया। क्या किया? जोड़ा। तो जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संयोजन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, और कौन सी गैस क्या मुक्त हुई? ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न हुई। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है जिसमें संयोजन होता है, दो अलग अलग अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ का उत्पादन होता है, ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन की प्रक्रिया। तो आज आप घर में भी थोड़ा सोचना कि कौन कौन सी आपके दैनिक लाइफ में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हैं जो संयोजन की प्रक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं दूसरी प्रक्रिया, दूसरी अभिक्रिया, जिसका नाम है अपघटन। अपघटन का देखो, जैसे मैंने पहले क्या बताया था? जुड़ना। अभी क्या होगा? अपघटन का मतलब अलग होना। अलग होना का मतलब टूटना। अलग होना का मतलब क्या होता है? टूटना। मान लो मेरे पास एक ये अभिकारक है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक चौक है, ठीक है। चौक के ऊपर या तो मैंने गर्मी दी, या फिर मैंने इसके ऊपर प्रकाश दिया, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की, करंट पास किया, तो क्या होगा? ये दो टुकड़ों में बट गया। क्या हुआ? एक में से क्या हो गया? दो,
प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विघटन की प्रक्रिया। अपघटन, तो अपघटन का मतलब होता है अलग होना। अपघटन का मतलब क्या होता है? अलग होना। जैसे मेरे पास समझो एक छोटा सा चौक है, लेकिन अगर मैं इसको अनेक टुकड़ों में तोड़ रही हूँ तो ये कहलाती है अपघटन की प्रक्रिया। मतलब एक में से अनेक, एक में से अनेक, ठीक है। जैसे मोती की माला होती है, ठीक है, मोती की माला अनेक मोतियों से बनी होती है, ठीक है। अगर मैंने उसको तोड़ दिया तो तोड़ देने के लिए मुझे क्या चाहिए? या तो एनर्जी चाहिए, या तो इसमें हम हाथ से इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक में से क्या बन गए? अनेक मोती बिखर गए। तो जो बिखर गए वो कहलाता है उत्पादन, और एक अकेला था वो कहलाता है अभिकारक। तो ये जो अपघटन की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। उसमें जो पहला प्रकार है वो है ऊष्माकीय वियोजन। क्या कहलाता है? ऊष्माकीय वियोजन। ऊष्माकीय वियोजन का मतलब होता है ऊष्मा देनी पड़े, गर्मी देनी पड़े, हीट देनी पड़े। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हीट देने के बाद टूटती, हीट देने पर ही टूटती हैं, गर्म करने के सिवाय टूटती नहीं है। जैसे चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे मैंने उसके ऊपर बहुत गर्मी दी, बहुत ऊष्मा दी, तब वो जाकर कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें से कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने अपघटन में, अपघटन प्रक्रिया के भी कितने प्रकार हैं? टोटल 3 प्रकार हैं। तो पहला है ऊष्माकीय वियोजन, ठीक है। अब दूसरा है दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब, मान लो मेरे पास ये अभिकारक है, ठीक है, लेकिन कितना भी कर रही हूँ, गर्मी दे रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। लेकिन मुझे इसे कैसे भी करके तोड़ना है। जैसे पानी है, ठीक है, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे इसमें हाइड्रोजन अलग चाहिए, ऑक्सीजन अलग चाहिए। तो हम गर्म करेंगे तो अलग नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे उसको करंट पास करना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने विद्युत ऊर्जा दी तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी को मैंने क्या किया? उसके ऊपर क्या पास किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट पास किया। करंट पास करने के बाद उसमें से कौन सी गैस मुक्त हो गई? हाइड्रोजन अलग हो गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। उसी तरह से प्रकाशीय ऊर्जा होती है, ठीक है। अब प्रकाशीय ऊर्जा मतलब प्रकाश में रखने पर उसका विभाजन होता है। जैसे कि होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब प्रकाश करते हैं तो Ag अलग हो जाता है। Ag का मतलब सिल्वर, Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। जैसे तीसरा प्रकार है उसका प्रकाशीय, मतलब हमने कौन सी ऊर्जा दी? प्रकाशीय ऊर्जा दी, ठीक है। प्रकाशीय ऊर्जा दी, कई चीजों को प्रकाश की ऊर्जा देने पर उसका विघटन होता है। विघटन का मतलब एक ही बात है, उसका टूटना, उसका अलग होना। तो उसका एग्जाम्पल है 2AgCl, किसमें है? सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या दिया हमने? सूर्य प्रकाश। क्या दिया हमने? सूर्य प्रकाश। किसको सूर्य प्रकाश दिया? सिल्वर क्लोराइड। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। तो हमें क्या मिला? 2Ag + 2Cl, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा इन सब में अपन को ये भी देखना पड़ता है कि दिए गए समीकरणों में जो रासायनिक समीकरण है संतुलित है कि नहीं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करी हूँ कि आज मैंने लेसन में क्या क्या पढ़ाया। तो आज मैंने रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाओं के बारे में समझाया। एक था संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और दूसरी थी विघटन, अपघटन मतलब टूटना, और उससे संबंधित उदाहरण दिए। और विघटन प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए, प्रकाशीय ऊष्मा, ऊष्माकीय ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा। उनकी मदद से हमने क्या किया? अभिकारकों को तोड़ा। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे होम। तो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है। तो हम अब तक सीख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में सीख रहे थे। उसमें हमने कितनी प्रक्रिया सीखी? 2 प्रक्रियाएं, एक संयोजन और ये वियोजन या विघटन या अपघटन, ये 2 प्रक्रिया सीख ली। आज हम एक और प्रक्रिया सीख रहे हैं जिसका नाम है विस्थापन की प्रक्रिया।
अब आप कहोगे विस्थापन का मतलब होता क्या है? विस्थापन का मतलब होता है अलग करना, पर यहाँ पर अलग किस तरह से किया जाता है? आइए देखते समझते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व मतलब जो ज्यादा क्रियाशील है, जो जल्दी से क्रियाशील हो जाता है, जल्दी एक्टिव हो जाता है, वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। मतलब जो समझो एक यौगिक है, मेरे पास यौगिक का नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का मेरे पास जलीय विलयन है और एक मैं ले रही हूँ लोहे की खील, ठीक है, लोहा ले लो, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच हम प्रक्रिया करवाते हैं तो हम इन दोनों में से क्रियाशीलता के आधार पर तांबा और लोहा, इन दोनों में से ज्यादा क्रियाशील कौन है? लोहा, आयरन। तो कम क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तांबा। अब क्या करेगा? देखो ये जो लोहा है वो किसका यौगिक है हमारे पास? तांबे का, तांबे के सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब ये लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा। किसको निकाल देगा? ये भी धातु तत्व है, ये भी धातु तत्व है, पर इन दोनों धातु तत्वों में से जो ज्यादा क्रियाशील है, वो ज्यादा क्रियाशील कौन है? Fe, लोहा। अब वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में से, जलीय विलयन में से कॉपर को निकाल देगा और वह अलग हो जाएगा और वो FeSO4 बन जाएगा। तो मतलब धातु के साथ विस्थापन, धातु ही, एक धातु ही दूसरे धातु के यौगिक में से उसको निकाल देगा। अब आप कहोगे कि ये लोहा ही क्यों निकाल रहा है? दोनों तो हैं, दोनों तो धातु तत्व है, पर हमें ये देखना है कि इन दोनों में से क्रियाशील तत्व कौन सा है। तो इन दोनों में से सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो ज्यादा सक्रिय धातु है वो है Fe, ठीक है। तो अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि तांबा अलग हो जाता है और FeSO4 का सॉल्यूशन हमको मिलता है, उसका जलीय विलयन मिलता है। उसी तरह से हम जस्ता यानी जिंक और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। अब देखो इन दोनों में से धातु कौन सी होती है? एक जस्ता और एक तांबा। अब इन दोनों में सक्रियता श्रेणी के आधार पर अब क्या करेगा? जस्ता क्या करेगा? जस्ता क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व। अभी ये क्या करेगा? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या करेगा? अलग कर देगा। अब जिंक आ जाएगा, कॉपर का स्थान ले लेगा, मतलब जिंक सल्फेट हो जाएगा और कौन सी चीज अलग हो जाएगी? कॉपर। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है विस्थापन की प्रक्रिया। एक बार मैं फिर से बच्चों परिभाषा को फिर से रिपीट करती हूँ। जो देखो हमारे पास कितने दो चीजें हैं, अभिकारक में दो चीजें हैं। एक है हमारे पास एक धातु जो अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, और ये जो दूसरा हमारे पास यौगिक है ये कम क्रियाशील है, ठीक है, कम क्रियाशील धातु का यौगिक है। अब ये अधिक वाला क्या करेगा? कम वाले क्या जो धातु है उसको निकाल देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित करना मतलब निकाल देना, अलग कर देना, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु तत्व के यौगिक में से उसको निकाल देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन की प्रक्रिया। तो मैं आशा करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अभी एक और प्रक्रिया है जिसका किसकी प्रक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वो है द्विविस्थापन। द्वि का मतलब होता है दो बार विस्थापन, एक बार नहीं परंतु कितनी बार? दो बार। समझ लो मेरे पास दो, उसका हम पहले परिभाषा को समझ लेते हैं कि उत्पादकों का निर्माण, उत्पादन मतलब जो चीज मुझे बन रही है, उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच। समझो ये मेरे पास दो यौगिक है, एक ये यौगिक है, एक ये यौगिक है। दो यौगिकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का। आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन की प्रक्रिया। आपकी किताब में भी पेज नंबर 12 पर ये दिखाया हुआ है, क्रियाकलाप में दिखाया हुआ है कि एक परख नली में आप
बेरियम क्लोराइड का विलयन लो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का लो और उसमें सोडियम सल्फेट डालो। देखो मेरे पास एक ये परख नली है जिसमें मुझे क्या है, बेरियम क्लोराइड, और उसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, सोडियम सल्फेट। ये दोनों आयन वाले हैं, आयन वाले यौगिक है। अब इन दोनों के बीच प्रक्रिया होगी, ठीक है, प्रक्रिया तो होगी, फिर आखिर होगा क्या, अब देखो क्या होगा। ये सोडियम के साथ कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, सल्फेट, बेरियम के साथ क्लोराइड। अब ये जो बेरियम है वो किसके साथ मिलेगा, सल्फेट के साथ। बेरियम किसके साथ मिलेगा, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। और सोडियम किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो अब आप जब दोनों मिलाओगे, ठीक है, तो लेकिन हमें जो बेरियम सल्फेट के जो अवक्षेपण है मिलेंगे, अवक्षेपण का मतलब जैसे आपने इसके अंदर ये डाला लेकिन वो घुलेगा नहीं, उसके अविलय रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके घर में आप लस्सी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बनाते हो ना, तो आपकी मम्मी दही के अंदर क्या डालती है, पानी डालती है, बीट करती है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में पानी डाल दिया, थोड़ी देर के बाद देखोगे पानी ऊपर तैरता रहता है, लस्सी नीचे होती है। तो ये जो नीचे तैरा, जो जिसका अवक्षेपण की प्रक्रिया हुई वो होती है, उसमें वो समझो बेरियम सल्फेट, ठीक है, जो कभी घुलता अच्छी तरह से नहीं है, उसके अवक्षेपण दिखने को मिलते हैं। उसी तरह से एक और उदाहरण ले लें, यदि आपकी मम्मी घर पे दाल बनाती है, दाल और पानी मिला के बनाती है, पतली दाल, आप सब खाते होंगे दाल चावल, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई तो पानी ऊपर तैरता है और दाल नीचे दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी ऐसा होती है। तो अब आप समझ गए, तो द्विविस्थापन की प्रक्रिया का मतलब एक बार फिर से समझ लो। यदि दो यौगिकों के बीच उत्पाद जो बना, फाइनल जो प्रोडक्ट बना, वो कैसे बना, दो यौगिकों के बीच क्या हुआ, किसका आदान प्रदान हुआ, आयनों का। किसका आदान प्रदान हुआ, आयनों का। यहाँ पर ये धातु होता है पहला तत्व और दूसरा अधातु, धातु अधातु। अब देखो जैसे बेरियम किसके साथ मिलेगा, कौन से आयन के साथ, सल्फेट के साथ, और क्लोरीन किसके साथ मिलेगा, सोडियम के साथ। फिर इस तरह से ये प्रक्रिया कहलाती है विस्थापन की प्रक्रिया। अब आगे एक और प्रक्रिया समझते हैं, जिस प्रक्रिया का नाम है उपचयन। उपचयन को ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं। उपचयन का मतलब है किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। जैसे मेरे पास कार्बन है, कोयला है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने कौन सी चीज मिलाई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वो प्रक्रिया कहलाती है उपचयन। मैं जानती हूँ नाम थोड़े ऐसे हैं, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आ जाएगा। बस ओ का याद रखना। उप का मतलब उसमें ऑक्सीडेशन का जुड़ना, ठीक है। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन कौन सी चीज दूर हो जाती है, अगर इसके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे किसी भी अभिकारक में, अभिकारक तो अभी आप समझ ही गए होंगे, जो प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उसमें यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो जो प्रक्रिया बनती है वो कहलाती है उपचयन की प्रक्रिया। इसी का ही एक आपको उदाहरण दिया हुआ है। समझो आपके पास तांबा है, आपके पास क्या है, तांबा है, उसको आपने चाइना डिश में रखा और उसको आपने गरम किया। गरम किया यानी मैंने उसको क्या दिया, समझ गए ना। हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही नहीं हो तो कोई चीज जल सकती है, नहीं। तो हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कॉपर को हमने क्या किया, जलाया। कॉपर को जलाने की वजह से उस कॉपर का रंग कैसा हो जाएगा, काला रंग। तो काला रंग हो गया, तो यह प्रक्रिया कहलाती है उपचयन की प्रक्रिया। आपके पास किताब तो होगा ही, आप सबके पास किताब होगा, ठीक है। अब उस किताब में पेज नंबर 13 पे उपचयन और उसमें क्रियाकलाप 1.11 दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत आ जाती है। कॉपर में से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, मतलब उसके साथ क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, उपचयन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, उपचयन की प्रक्रिया। अब जो बाकी आखिरी प्रक्रिया है वो है अपचयन। क्या कहा मैंने, अपचयन। ये इसके बिल्कुल विरुद्ध की प्रक्रिया है। अब विरुद्ध की प्रक्रिया क्या, जैसे मैंने उपचयन में बताया था, ऑक्सीजन जुड़े, क्या जुड़े,
ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन दूर हो, पर अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है। कौन सी गैस जुड़ती है, हाइड्रोजन गैस जुड़ती है, और कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, मैं अभी क्या कर रही हूँ, पदार्थ के अंदर कौन सी गैस मिला रही हूँ, हाइड्रोजन। कौन सी प्रक्रिया, अपचयन की प्रक्रिया। और कई बार क्या होता है, कौन सी गैस फिर अगर वो ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीजन गैस दूर होती है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको ये बताया कि जैसे तांबे के ऊपर, तांबे को हमने गर्म किया, गर्म करने की वजह से उसका रंग कैसा हो गया, काला पड़ गया। काला पड़ गया मतलब क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब मैं अगर इस कॉपर ऑक्साइड में मैं कौन सी गैस प्रसारित करती हूँ, तापमान देकर, हाइड्रोजन गैस। क्या कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से यहाँ पर आपको कई बार क्या होता है ना, किताब को भी कभी कभी देख लिया करो, कभी मैं पढ़ाऊँ तो किताब खोल के रखा करो, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है। तो यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो काली सतह भूरे रंग की हो जाती है। हमने क्या ऐड किया, हमने देखो इधर, हमने कौन सी गैस मिलाई, हाइड्रोजन की गैस मिलाई, लेकिन क्या किया, उसको गर्म किया। लेकिन उद्देश्य क्या है, हमने कौन सी गैस मिलाई, हाइड्रोजन गैस मिलाने से। ठीक है, इधर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाई तो तांबा मुक्त हुआ और ऑक्सीजन निकली। कौन सी गैस बाहर निकल गई, ऑक्सीजन निकली, पर हमने कौन सी गैस जोड़ी, हाइड्रोजन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है अपचयन की प्रक्रिया। तो इस तरह से बच्चे पता है क्या भूल करते हैं, अपचयन और उपचयन में भूल जाते हैं। तो इसलिए उपचयन, उ पहले आता है तो ऑक्सीजन याद करने का, उ से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, अ से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। आप किसी भी तरह से अपने कोड वर्ड में इस तरह से याद कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको टोटल रासायनिक अभिक्रियाओं में टोटल 4 प्रक्रियाएं पढ़ाई। पहली पढ़ाई विस्थापन, फिर पढ़ाई विस्थापन, उसके बाद अपचयन, उपचयन और फिर अपचयन। इसके बाद मुझे बाकी एक और प्रक्रिया करवानी है, रिडॉक्स प्रक्रिया, और थोड़ा बहुत और समझाना है। तो फिर से हम कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। ठीक है, हैव अ नाइस डे।